चीजों को आप सभी के बीच में रख रहा है तथा सदैव प्रयासरत है कि विद्यार्थी के हितों को साधते हुए कैसे समाज में एक दिव्यांगजनों के लिए सुखद और उत्तम वैचारिक माहौल का निर्माण किया जाए जो शिक्षकीय भाव की उन्नता को स्थापित करने तथा साथ ही साथ दिव्यांगजनों के शीघ्र पहचान शीघ्र हस्तक्षेपण जैसी क्रियाओं के समुचित स्वरूप को स्थापित करने में समर्थ हो सके। सीआरसी लखनऊ सदैव विद्यार्थी हितों को सर्वोपरि रखते हुए निरंतर जनपद लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जनपदों में वर्तमान व्यवस्थाओं को स्थापित करने तथा भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं के समुचित प्रचार प्रसार को निरंतरता के साथ रखने में सक्षम और समर्थ हो रहा है। इसी कड़ी को देखते हुए आज का कार्यक्रम और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति नहीं अपूर्वा क्रम में जितने भी हमारे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञता को व्याप्त करते हुए प्रशिक्षणात्मक श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूं। मैं भरत सर से जानना चाहूंगा क्या डॉक्टर अपूर्वा मैम हमारे बीच जुड़ चुकी हैं? जी सर, जी सर, जी सर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अपूर्वा मैम आपको सादर प्रणाम है और आपका सीआरसी लखनऊ के इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा डॉक्टर अपूर्वा पंशीकर मैम एक विशिष्ट विशेष शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाओं को प्रदान कर रही हैं। आप एक परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवाओं को प्रदान कर रही हैं और पिछले 17 वर्षों से विशेष शिक्षा विभाग NCNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर छात्रों को पढ़ा रही हैं। इसके साथ साथ ही निरंतर पेशेवर शिक्षक विकास कार्यक्रमों की सुविधा को प्रदान करना हो, बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पॉलिसी, सीखने की क्षमता जैसे क्षमताओं के लिए काम करना हो, शैक्षणिक समितियों की सदस्यता के रूप में कार्य करना हो और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों पर दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखनी हो, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों में सहभाग करती रही हैं और हम सभी का यह सुअवसर है कि आज अब आप हमारे इस पटल पर विराजी हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अपूर्व पंशीकर मैम को कि मैम आप आए और आज की इस अति विशिष्ट विषय पर अपनी विशेषज्ञता हम सभी के बीच में रखें। आदरणीय डॉक्टर अपूर्वा पंशीकर मैम। Thank you so much. I'm very happy to be a part of this webinar. So I really thank the director of CRC Lucknow as well as PDU and ITDD director also कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है कि मेरे जो कुछ विचार है जो मैं थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ इस विषय के बारे में, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ वार्तालाप करूँ। Of course forgive me for my हिंदी क्योंकि आपकी तरह मेरी हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं है। हम तो ज्यादा मुंबई में रहते हुए हम ज्यादा बम्बईया ही बोल लेते हैं। So I really hope कि this should not be a problem for you. Okay, so thank you so much Bharat Bhushan sir for calling me here. So if it's okay, can I start sharing the screen? Screen share करूँ मैं? Yes ma'am, yes ma'am. I hope मेरे PPT का स्क्रीन विजिबल हो आपको? Yes ma'am. Okay. तो आज मुझे जो विषय दिया गया है वो है न्यूरोकॉग्निटिव थ्योरी और इस थ्योरी का जो हमारे क्लासरूम में बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं, उन्हें हम पढ़ाते हैं, तो इस शिक्षा के दौरान किस तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ये विषय बहुत ही नया है, उसी तरह से थोड़ा समझने में कठिन है, लेकिन जो मैं समझ पाई हूँ और जिस तरह से हम ये न्यूरोकॉग्निटिव थ्योरी हमारे स्कूलों में, हमारे क्लासरूम में किस तरह से कर रहे हैं, तो आई वुड ट्राई टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद रिगार्ड टू दैट। तो आज का जो वेबिनार का फ्लो होगा वो
इस तरह से कुछ होगा। पहले तो मैं स्टार्ट करूँ कि थोड़ी सी ये चर्चा करते हुए कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग की थियोरीज है, ये जो सिद्धांत है, जिसके आधार पर हम हमारे रेगुलर क्लासरूम्स में या स्पेशल एड के क्लासरूम्स में बच्चों के साथ जिस तरह से काम करते हैं, तो ये थियोरीज हमें क्या बताती है और हम इन थियोरीज के आधार पर किस तरह से बच्चों के साथ काम करते हैं। फिर उसके आगे थोड़ा जाते हुए न्यूरो कॉग्निटिव थियोरी क्या है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। और फिर न्यूरो कॉग्निटिव थियोरी दो फ्रेमवर्क्स हमें दिखाई देता है कि दो फ्रेमवर्क्स जो है, मॉडल्स है, वो न्यूरो कॉग्निटिव थियोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो फ्रेमवर्क है, ये तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का फ्रेमवर्क है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करूंगी। और ब्रेन टारगेटेड टीचिंग जो है, ये और एक फ्रेमवर्क दिया गया है which is based on न्यूरो थियोरी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे चलते हुए as a teacher, as a special educator, हम जब एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो अनेक सिद्धांत दिए गए हैं टीचिंग लर्निंग के बारे में, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो पहला जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं वो तो है बिहेवियरल थ्योरी का। तो बिहेवियरल थियोरी ऑफ लर्निंग, वी टॉक अबाउट पैवलोव। तो ये जो दो थियोरिस्ट हैं बताते हैं कि किस मैम तरह बहुत से। धीमे बोल रही हैं। अच्छा, मेरी आवाज धीमी आ रही है? ओके, इज इट बेटर? थोड़ी ऊंची सुनाई दे रही है? Am I better मैम audible? आपकी आवाज स्पष्ट है। मैम आपकी ठीक। आवाज क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू मैम। ओके। तो स्किनर हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें रीइंफोर्समेंट का उपयोग करना है, बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, या अगर हमें कोई स्किल हो या कोई कॉन्सेप्ट हो वो बढ़ाना हो, तो हाउ डू वी गो अबाउट यूजिंग रीइंफोर्सर्स। या पैवलोव की थ्योरी जो है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ टीचिंग लर्निंग की, वो बताती है कि किस तरह से हमें पेयरिंग of non unconditional stimulus with a conditional stimulus, और उस एसोसिएशन के साथ फिर किस तरह से नए एक्शंस बच्चा पढ़ सकता है। एक में बिहेवियरल थ्योरी रही है, लेकिन हमें ये भी पता है, हमने ये भी सुना है कि जब बिहेवियरल थ्योरी जो है, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्योंकि बिहेवियरल थ्योरी सिर्फ एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों के बारे में ही बात करती है। या स्टिमुलस किस तरह से रिस्पॉन्स देता है और हाउ इट एलिसिट्स द रिस्पॉन्स, दैट इज व्हाट वी लर्न। लेकिन एक हर बच्चे के दिमाग में या उसके मन में क्या चल रहा है जिसके कारण ये रिस्पॉन्स बच्चा दे रहा है, इसके बारे में कुछ भी हमें बिहेवियरल थ्योरी नहीं बताती है। तो इसका उत्तर हमें मिलता है कॉग्निटिव थ्योरी में। तो कॉग्निटिव थ्योरी इट टॉक्स अबाउट हाउ वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अगर मैंने कुछ सुन लिया, अगर मैंने कुछ देख लिया, अगर मेरा कोई सेंसरी एक्सपीरियंस है, सेंसेशन हो गया, तो वो सेंसेशन आगे बढ़ते हुए मैं परसीव करती हूँ, तो वो परसेप्शन बदल जाता है फिर मेमोरी में। मेमोरी देन इट द इंफॉर्मेशन रिमेन्स इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, और जब इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तब वो इंफॉर्मेशन मेमोरी से बाहर खींच लेती हूँ एंड आई यूज इट इन प्रैक्टिस। ये तो बनी कॉग्निटिव थ्योरी। And I think we are using a lot of cognitive theory and lot of cognitive theory based interventions in a class. So what do we see? कि हम अटेंशन गेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे परसेप्शन के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कॉग्निटिव थ्योरी से हम ड्रॉ करते हुए अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक थ्योरी जो है वो थोड़ी आगे जाती है, वो कहती है कि सब जो हम पढ़ते हैं that is not because of how I think or how I process information. It is about how I construct knowledge. मैं खुद ब खुद associations बना के एक नया कॉन्सेप्ट है जो मुझे पता है, उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, ये सब करते हुए मैं खुद ब खुद मेरा नॉलेज में बढ़ाती हूँ, मैं क्रिएट करती हूँ। ये क्रिएशन ऑफ नॉलेज मैं
मेरे सहपाठियों के साथ भी कर सकती हूँ। तो पीयर ट्यूटरिंग हो गया, ग्रुप लर्निंग हो गया, या बडी सिस्टम हो गया। तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज है या ये सब जो एक्टिविटीज हम क्लासरूम में कराते हैं, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी से हम ले आते हैं। लेकिन आज की तारीख में मानो अराउंड 1995 के बाद हमें और एक नया स्ट्रीम दिखाई देता है इन टीचिंग लर्निंग। ये नया स्ट्रीम क्या है? ये नया स्ट्रीम जो है ये न्यूरो कॉग्निटिव टीचिंग लर्निंग का है। तो ये न्यूरो कॉग्निटिव टीचिंग लर्निंग क्या है? तो ये जो न्यूरो कॉग्निटिव थ्योरी जो है, जिसका हम इस्तेमाल हमारे क्लासरूम्स में करते हैं, या किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं, या किस तरह से हम सीख सकते हैं, इसमें जो थोड़ा कुछ लाइट डाल सकता है। तो ये जो थियोरी है ये 3 अलग अलग थियोरीज पर निर्भर है, या इट इज ड्रॉन ऑन दीज थियोरीज। एक तो जो थियोरी है वो न्यूरोबायोलॉजिकल थियोरी है। न्यूरोबायोलॉजिकल थियोरी ये कहती है कि एवरी पर्सन हैज अ ब्रेन, और ये ब्रेन की जो संरचना है या इसी के साथ जो फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन है, दैट डिटरमाइंस हाउ यू आर एबल टू लर्न। सो द न्यूरोबायोलॉजिकल थियोरी focuses on the structure and the functioning of the brain. Second जो theory है which contributes to neurocognitive theory is cognitive science. Cognitive science जो हमने cognitive theory के बारे में बात की है, तो उस वही theory कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, जो हम नया देखते हैं, नया सुनते हैं या अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव जो हमें होता है, तो ये अनुभव किस तरह से we make sense of that new experience. तो ये तो cognitive science है। तो neurobiological science, cognitive science, and one more important theory which is the environmentally based learning. Environmentally based learning ये जो फोकस है ये कहता है कि जो हम सीखते हैं या जो अध्ययन होता है, जो लर्निंग होता है, दैट इज बेस्ड इन द एनवायरनमेंट। वो हमारे आसपास जिन तरह की एक्टिविटीज चल रही है, जो एक्सपीरियंसेस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, इसी के वजह से लर्निंग होता है। तो न्यूरोकॉग्निटिव थ्योरी ड्रॉज फ्रॉम ऑल द थ्री। तो ये किस तरह से इन तीनों थ्योरीज से ड्रॉ करता है या किस तरह से ये बेस्ड है? तो बेसिस ये इस तरह का है। एक तो जब हम न्यूरोकॉग्निशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि न्यूरोकॉग्निशन में सारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, जैसे कि परसीविंग है, जो हमने देखा, जो हमने सुना, उसका हमने मतलब क्या है, उसका हमने अर्थबोध उसका होता है। तो ये अर्थबोध किस तरह से होता है, परसेप्शन किस तरह से होता है, दिस इज इन्वॉल्व्ड इन न्यूरोकॉग्निशन। When you recognize different experiences, different phenomena, even that is a part of neurocognition. मानो मैंने मेरे सामने एक कुर्सी रखी है, मैंने वो कुर्सी देखी और मैंने पहचान ली कि ये कुर्सी है और ये टेबल नहीं है, that is recognition. So this is a part of neurocognition. Conceiving, जिस तरह से आइडियाज मुझे आते हैं, मैं किस तरह से सोच सकती हूँ। ये जैसे मैंने कहा कि मैंने कुर्सी देखी, तो कुर्सी कौन से रंग की है, कुर्सी कौन से मटेरियल से बनी है, कुर्सी हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्सी का अलग अलग तरह से इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है। तो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ कंसीविंग। हमें आइडियाज आती है, आइडिया जनरेट होती है और हम ये आइडिया यूज करते हैं। सिमिलरली जजिंग, we evaluate what is happening around us. क्या ये सही है, क्या ये गलत है, किस तरह से और सही बन सकता है, इसमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं। All this is a part of judging. Similarly, reasoning process. What is the relationship of one element with the other element? हम फिर डिडक्टिव रीजनिंग यूज कर सकते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग यूज कर सकते हैं। फिर जब हम ये रीजनिंग की क्रियाएं हैं, परसेप्शन है, रिकग्निशन है, कंसीविंग है, जजिंग है,
तो ये सब जो क्रिया है, न्यूरोकॉग्निशन ये कहता है कि ये सब क्रियाएं अपने ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स में जनरेट होती है या स्थित है, और अगर वो किसी एक पार्ट में स्थित ना हो तो कहीं पाथवेज है जिसके वजह से हम ये सब कर सकते हैं। पाथवे यानी क्या कि अपने मेंदु के या दिमाग के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो कनेक्शन जाता है तो वो पाथवे बन जाता है। तो either a specific part of the brain helps me engage in cognition, or it is a pathway that helps me engage in cognition. So neurocognition is here talking about two things. एक, इन cognitive processes क्या है, और दूसरा न्यूरो यानी न्यूरोलॉजिकल बेसिस क्या है, इसका ब्रेन का बेसिस क्या है, जो स्पेसिफिक पार्ट में हो सकता है या कहीं पाथवेज में हो सकता है। तो ये थोड़ा और समझने के लिए हम थोड़ा हमारे स्कूल के लर्निंग में जाते हैं। हमने 8th 9th 10th में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, हमने पढ़ा है कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं क्विकली रिवाइज करूं ताकि न्यूरोकॉग्निशन एंड न्यूरोकॉग्निटिव थ्योरी हमें और समझ में आए। तो दिस इज आवर ब्रेन and these four parts, they are a part of our cerebellum, correct? Cerebellum, which is the small brain, ये small brain जो है उसका फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात करते हैं, रीडिंग ये भी एक प्रोसेस है, राइटिंग एक प्रोसेस है, मैथ करना ये भी एक प्रोसेस है, लैंग्वेज यूज करना ये भी एक स्किल है, प्रोसेस है। तो ये जो सारी प्रोसेसेस है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रोसेसेस हमारी ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब और ये टेम्पोरल लोब इसमें स्थित है। तो हमारा ये जो ऑसिपिटल लोब है, जो हमारे सिर के पीछे की हिस्से में जो है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, फॉर साइट। सो जो मैं देखती हूँ उसका सेंसेशन मेरे ऑसिपिटल लोब में होता है, उसका परसेप्शन ऑसिपिटल लोब में होता है, और फिर वहां से जो मेरा विजुअल इंफॉर्मेशन है वो किसी और पार्ट ऑफ द ब्रेन में चला जाता है टू मेक सेंस ऑफ इट बेटर। ये जो पैराइटल लोब है, यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है और उसी के साथ टच, टैक्टाइल सेंसेशन जो है, दिस इज रिकॉर्डेड इन माय parietal lobe. So basically parietal lobe in terms of our academic learning, important is language. Language processing happens deep here, somewhere here in the parietal lobe. Okay, so when I possibly see a word, जैसे मैंने कहा कि ये तो हमारे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हो गए, लेकिन न्यूरल पाथवेज जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोकॉग्निशन। तो मानो मैंने एक शब्द देखा, ये शब्द है जो मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ, तो ये शब्द मैंने देखा, ये तो रजिस्टर हो गया मेरे ऑसिपिटल लोब में, लेकिन दिस इज लैंग्वेज। तो इसका जो प्रोसेसिंग है, यहाँ से इंफॉर्मेशन मेरे पैराइटल लोब में जा रही है और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिकोड हो रही है कि मैंने ये जो शब्द देखा ये क्या शब्द है। तो ये शब्द है पार्ट्स। सो दिस इज डिकोडेड इन माय पैराइटल लोब। So this is a neural pathway. Okay? लेकिन ये जो मैंने शब्द पढ़ा पार्ट्स, इसका मतलब क्या है? ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है? हम इस शब्द का इस्तेमाल किसी और तरीके से किस तरह से कर सकते हैं? तो ये जो पूरी प्रक्रियाएं हो रही है, ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है, ये हो रहा है मेरे फ्रंटल लोब में। ये जो लाल कलर का आपको दिख रहा है, ये फ्रंटल लोब है। So all this processing is happening in my frontal lobe. So what is the different ways in which I can use the word parts? My frontal lobe system. So if I say parts, it can be body parts, it can be parts of a chair, it can be parts of a
clock, it can be parts of a plant. तो ये जो सब अलग अलग आइडियाज जनरेट हो रही है, ये सब मेरे फ्रंटल लोब में हो रही है, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग. Similarly, when I say कि they can be parts of a plant, it can be parts of a tree, it can be parts of a clock, ये भी जो इंफॉर्मेशन मुझे अभी जो मुझे मिल रही है, ये मेरे मेमोरी से मिल रही है. तो ये जो मेमोरी की जो प्रोसेसेस है, वो भी मेरे फ्रंटल लोब में स्थित है. और ये जो पीले रंग का यहाँ दिखाई दे रहा है, ये मेरा टेम्पोरल लोब है. यहाँ पर इंफॉर्मेशन दैट आई हियर, auditory information is recorded here. So if I hear someone say the word parts, it is going to be recorded in my temporal lobe. And then from the temporal lobe, it may move to my frontal lobe. The information can move to the frontal lobe. It can move to the occipital lobe. So basically, though our brain has different parts, और हर पार्ट ऑफ द ब्रेन का अलग फंक्शन है. हमारे अलग अलग जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, वो एक साथ जुड़ते हैं. दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. और ये जो कनेक्शंस है, विच आर माय पाथवेज इन द ब्रेन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीविंग. एंड दिस स्टडी कौन से ब्रेन के पार्ट में या कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है जब अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हमें होते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूरोकॉग्निशन. लेट मी टेक यू फर्दर. क्योंकि चलो हमने ये तो समझ लिया कि ब्रेन के अलग पार्ट्स में अलग प्रोसेसेस होती हैं, या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट थिंग्स, या पाथवेज जो क्रिएटेड है. लेकिन ये पाथवे क्रिएट कैसे होते हैं, ये भी न्यूरोसाइंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी का एक पार्ट है. और जब न्यूरोसाइंसेस ये पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं न्यूरल एनाटॉमी के बारे में. हमने ये स्कूल में पढ़ा है, हमें ये पता है कि द ब्रेन हैज गॉट न्यूरॉन्स. इट इज मेड अप ऑफ न्यूरल सेल्स. Neural cell looks something like this. A neuron looks like this. ये जो इसके अंग है, इसे डेंड्राइट्स कहा जाता है. ये उसका मेन बॉडी है, ये न्यूक्लियस है. ये जो है इसे एक्सॉन कहा जाता है. और ये जो है, दीज आर डेंड्राइट बटन्स. ओके. हमेशा न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो अंदर आती है, इट कम्स इन थ्रू द डेंड्राइट्स. फिर थ्रू द बॉडी it passes from the axon and it moves out from these buttons. लेकिन जब हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन यहाँ से अंदर आई है और ये इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर जा रही है, तो बाहर कहाँ जा रही है? ये बाहर जा रही है into a synaptic cleft. It is a small space between different neurons. ये एक न्यूरॉन है, जैसे ये देखिए, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन है. तो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक जगह बनती है, और इस जगह में देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड दिस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हैपेंस थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स ये केमिकल्स है जो यहाँ से रिलीज होते हैं, और दूसरा जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स में वो सोख लिए जाते हैं. तो एक न्यूरॉन ने न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ दिए और दूसरे न्यूरॉन ने वो पकड़ लिए. और ये जो लीविंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड टेकिंग इन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इस प्रक्रिया को सिनैप्स कहा जाता है. तो अपने ब्रेन में ये सिनैप्सेस चलते रहते हैं, और इसी का थोड़ा अभ्यास करते हुए न्यूरोसाइंस कहता है कि ये कनेक्शंस किस तरह से हो रहे हैं, ये लाइटिंग जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपका लर्निंग कितना होगा, किस तरह से होगा, कितना अच्छा होगा, या आपके लर्निंग में दिक्कतें आएंगी, इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर न्यूरल कनेक्शंस. एट दिस पॉइंट ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, these are not linear.
लीनियर का मतलब कि एक न्यूरॉन ने एक न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे दिया, दूसरे न्यूरॉन ने तीसरे को दिया, तीसरे चौथे को दे दिया। इस तरह से न्यूरल पाथवेज क्रिएट नहीं हुई। एक न्यूरॉन एट अ टाइम 5, 10, 15, 20 न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, या 15, 20 न्यूरॉन्स कैन बी टेकिंग इन द इंफॉर्मेशन, और इसी के न्यूरल असेंबलीज बन जाती है। जो न्यूरल असेंबलीज होती है वो पाथवेज होती है। यानी मानो यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो ये इसी तरह से जाएगा, या इस तरह से जा रहा है, उसी के साथ वो दूसरे डायरेक्शन में भी जा रहा है। आई मीन टेकिंग यू बैक हियर। सो इफ आई सी समथिंग, immediately the information moves to the parietal lobe. Immediately the information goes to frontal lobe. It is also moving to the temporal lobe. तो ये जो है ये पाथवेज होते हैं। ये सिर्फ एक न्यूरॉन का काम नहीं होता है, या चेन ऑफ न्यूरॉन्स का काम नहीं होता है, ये न्यूरॉन के असेंबलीज का काम होता है। सो दिस इज द बेसिस। तो न्यूरो थ्योरी, न्यूरो कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपके ये न्यूरल पाथवेज इफ दे आर इंटैक्ट, योर लर्निंग इज गोइंग टू बी एफिशिएंट। लेकिन मानो आपके न्यूरल पाथवेज इंटैक्ट नहीं है, या इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका लर्निंग एफिशिएंट नहीं होगा। ऑन अ लाइटर नोट, आई होप कि आप सब ने तारे जमीन पर ये फिल्म देखी होगी। तो उसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में ये कहा गया है कि ये जो ब्रेन में जो वायरिंग है, ये वायरिंग में कुछ लोचा है। तो ये वायरिंग का लोचा, जिसके इसके अगर बारे में हम बात करते तो वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरल कनेक्शंस व्हिच आर नॉट एफिशिएंट। तो ये तो हमें पता ही है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में न्यूरल कनेक्शंस इज अ प्रॉब्लम, ब्रेन फंक्शनिंग इज अ प्रॉब्लम, सेरेब्रल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन है, और उसी के वजह से बच्चा लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, गणन नहीं कर पाता है। So we know that the basis is in neurocognitive functioning. Does it mean that this is relevant only and only for children with disabilities? No. क्योंकि सभी जो लर्निंग की थ्योरीज है ये तो पहले आम बच्चों के लिए ही प्रोपाउंड हुई है, और हम ये कहते हैं कि अगर ये सामान्य बच्चों के लिए एप्लीकेबल है तो फिर बच्चे जिन्हें स्पेशल एजुकेशनल नीड्स है हम उनके लिए इसका इस्तेमाल क्यों ना करें, या हम देखते हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। सो इन द सेम लाइंस ये जो हमारे न्यूरोकॉग्निटिव थ्योरी है, इट हैज बीन प्रोपाउंडेड फॉर लर्निंग, एंड वी सी दैट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट। So what does neurocognitive theory say about the brain and learning? It says this. It says that the brain development pattern is predictable. जब हम नवजात शिशु के बारे में बात करते हैं और उसके ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हमें तो ये पता है कि जब बच्चा when a child is born, there are around 10,000 billion neural connections. There are many neural connections because the brain is fully developed. लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जो स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है, कि ये जो 4 लोब्स है वो डेवलप हो चुके हैं, वो मैच्योर डेवलप हो चुके हैं, लेकिन न्यूरल कनेक्शंस जो है, न्यूरल पाथवेज जो है, वो हार्ड वायर्ड नहीं है। हार्ड वायर्ड का मतलब क्या? हार्ड वायर्ड का मतलब ये है कि एक बार मानो एक हमने कनेक्शन कर दिया तो वो कनेक्शन उसी तरह से रहता है या उसी तरह से काम करता है। Say like for example, if I have to charge my phone, I have taken the connection from a plug point into my node here and then it charges. So this is only a hard wire. कि और किसी तरह से I'm not going to be able to charge my phone. If I don't put it in this socket, I cannot put it here. It will not charge. लेकिन when we are talking about the brain, हमारे neural pathways hardwired नहीं होते हैं. They can develop over a period of time.
और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप होते हैं? सो दे आर डेवलप्ड बाय द इन्फ्लुएंस of biological processes that are genetically determined and by the experiences that we have. तो अगर मैंने एक घटना अनुभव की है, एक्सपीरियंस की है, तो उस एक्सपीरियंस के वजह से मेरे ब्रेन में अलग सर्किट तैयार होता है, अलग पाथवे तैयार होता है, और ये पाथवे जब अलग से बनता है, it is learning. Okay, so what does neurocognition say? Neurocognition says that learning is not going to see a change in behavior. Learning is when a neural connection is formed. So maybe from this part there is a connection here, or as you can see, from one connection there are more connections here. It is learning. So according to the neurocognitive theory, learning is based in the brain. लर्निंग, हम कहेंगे कि लर्निंग तब हुआ है जब नया न्यूरल कनेक्शन फॉर्म हुआ है या नया न्यूरल कनेक्शन स्ट्रेंथन हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी टॉक अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी. हमारा जो ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली बदलता रहता है. बदलाव किस तरह का होता है? स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होगा, फंक्शनिंग में बदलाव होगा. और ये फंक्शनिंग में जो बदलाव हो रहा है या कनेक्शंस जो हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? वो आपके अनुभव के कारण हो रहे हैं. क्योंकि एवरी टाइम यू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, योर ब्रेन फॉर्म्स अ न्यू कनेक्शन. आई सी समथिंग, immediately my occipital lobe is going to fire a new synapse. तो वहां से सिनेप्स एक्टिवेट हो गया, वहां से इंफॉर्मेशन जा रहा है मेरे फ्रंटल लोब में, वहां से इंफॉर्मेशन जा रहा है टेम्पोरल लोब में, वहां से जा रहा है किसी से पेरिफेरल लोब में. सो कंटिन्यूअसली अपना जो ब्रेन है वो बदलता रहता है, उसके पाथवे जो है वो बदलते रहते हैं. सो दिस इज द फाउंडेशन of the neurocognitive theory. So it says your brain changes because of experiences, and when your brain changes because of the experiences, you say that learning has happened. अगर किसी में ये न्यूरल कनेक्शंस नहीं हो रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं दिखाई दे रही है, तो लर्निंग नहीं होगा. और ये लर्निंग कब नहीं होता है? कि मानो किसी के ब्रेन में देयर इज अ डैमेज टू द ब्रेन, देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच हैज बीन रिमूव्ड, तो वहां पर न्यूरल कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं. लेकिन इफ द ब्रेन डज नॉट हैव अ ब्रेन डैमेज, योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एंड दैट चेंज इन द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो हर एक व्यक्ति का जो ब्रेन है वो न्यूरोप्लास्टिक है, और क्योंकि ये न्यूरोप्लास्टिक है ये बदल सकता है. और अगर ये बदल सकता है तो हम ये बदलाव एनवायरनमेंट की वजह से वो बदलाव ज्यादा या कम हम कर सकते हैं. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी दैट मेक्स लर्निंग एंड मेमोरी पॉसिबल, making the brain continually responsive to environmental input and assisting in adapting to changes around us. एक बार चेंज हो गया, उस चेंज के आधार पर आप अलग अडेप्टेशंस कर सकते हैं. जैसे मानो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, दिस इज अ कनेक्शन व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड इन माय ब्रेन कि आई एम सिटिंग इन अ पर्टिकुलर वे. लेकिन इफ ऑल ऑफ अ सडन बहुत हवा चलने लगी and I feel cold, and because I feel cold I switch off the fan. I've adapted to the environment. Or I've got a sweater, I've got a shawl, I wear the shawl. I've adapted. And though you may see कि ये behaviorally ये manifest हो रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारे ब्रेन में ये कनेक्शन हो चुका है.
सो अगर हम क्लासरूम की बात करें कि जैसे हमने कहा कि हमारे जो अनुभव है, हमारे एक्सपीरियंसेस है, दे चेंज द ब्रेन. सो लर्निंग डिपेंड्स अपॉन effective and efficient functioning of the brain. And if a teacher uses effective methods, you can align how the brain best attempts to understand and retain information. So as a teacher, as a special educator, how do I use this information? कि अगर मैंने कोई effective strategy use करी जिसके वजह से neural connections बन रही है या मेमोरी हमारी स्ट्रेंथन हो रही है, सो दैट विल बी न्यूरोकॉग्निटिव बेस्ड लर्निंग. इट विल बी ब्रेन बेस्ड लर्निंग. सो आई जस्ट वांटेड टू शो दिस टू कि these are images of the brain of a person with dyslexia. ओके, ये फंक्शनल एमआरआई किया गया है और फंक्शनल एमआरआई में जब किया तब देखा कि जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है तो ये पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट हो रहे हैं. ये हमें पता है कि ये ऑसिपिटल लोब है और ये हमें पता है कि ये टेम्पोरल लोब है. तो जब रीडिंग बच्चा करता है तो ये दोनों पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट होते हैं. ठीक है, ये जो ब्रेन है ये उस बच्चे का है जिसमें डेवलपमेंटल डिस्लेक्सिया है. और अगर हम ये ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब का एक्टिवेशन देखें तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर लाल नहीं है, यानी एक्टिवेशन नहीं है. लेकिन आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. इंटरवेंशन के बाद, रेमेडिएशन के बाद, बच्चे को स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाने के बाद इसी ब्रेन में ये फर्क दिखाई देता है. जहां पर एक्टिवेशन नहीं था वहां पर एक्टिवेशन हो गया है. ऑसिपिटल लोब में भी हुआ है, टेम्पोरल में भी हुआ है. दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ माय फ्रंटल लोब व्हिच इज टू डू विद माय थिंकिंग एंड मेमोरी. सो व्हाट डज इट टेल मी? कि लर्निंग ड्यू टू ट्रेनिंग चेंजेस द ब्रेन फंक्शनिंग. एंड दिस ट्रेनिंग is the education that you and I provide as teachers. जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं उस ट्रेनिंग की वजह से ब्रेन फंक्शनिंग में बदलाव आ सकता है. तो अब हम देखेंगे दो ये जो फ्रेमवर्क्स के बारे में जो मैं बात करने वाली हूँ, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एंड ब्रेन टारगेटेड टीचिंग. ये दो जो फ्रेमवर्क्स हैं प्योरली बेस्ड इन न्यूरोसाइंस. आई थिंक स्पेशल एजुकेटर्स हम ये जानते हैं कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग हम इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये जो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क है वो कहाँ पर स्थित है? वो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के रिसर्च में स्थित है. और ये क्या कहता है कि अगर हमने ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को एक्टिवेट किया, हमने अलग अलग ब्रेन पार्ट्स को टारगेट किया तो लर्निंग हो सकता है. तो हमें पता है कि ये जो फ्रेमवर्क है यूडीएल का फ्रेमवर्क, ये सेट फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी में कंसीव हुआ है. उस पे काम जो हो रहा है वो कास्ट में हो रहा है. एंड व्हाट डज कास्ट टेल अस अबाउट कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस? That we have these three networks. If you see, this is where information is represented. This is a part of our occipital lobe and our temporal lobe. This is our affective network, which is deep level processing of information. And this is where our frontal lobe, जहां पर information organize होती है ताकि वो जो इंफॉर्मेशन हमने सुनी है, हमने देखी है, हमने पढ़ी है, उसका हम मतलब समझ सके. एंड वी कीप इट इन आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग. सो इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब. इट इज प्रोसेस्ड एंड सेंट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फ्रंटल लोब. तो यूडीएल कहता है कि ये जो तीन नेटवर्क्स हैं, रिप्रेजेंटेशन, अफेक्टिव नेटवर्क, स्ट्रैटेजिक नेटवर्क,
ये बहुत ही लर्निंग में मायने रखते हैं. So what is it that I learned from brain research in UDN? That no brain is average. कि हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन दो ब्रेन सेम नहीं है, क्योंकि हर एक के अनुभव के अनुसार पाथवेज बदलते हैं. तो पाथवेज बदल गए तो ब्रेन बदल गया. लेकिन ये जो डिफरेंसेस है वो प्रेडिक्टेबल है. प्रेडिक्टेबल कहाँ से है? कि रिप्रेजेंटेशन यही होगा, प्रोसेसिंग यही होगा, ऑर्गेनाइजेशन यही होगा. ये तो स्थित है, ये तो प्रेडिक्टेबल है. दूसरा, ब्रेन प्लास्टिक है. यूडीएल भी कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी इज देयर, एंड बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी इज देयर, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर. आपने अगर एक पाथवे एक्टिवेट किया तो वहां पर लर्निंग हो जाएगा. इट इज गोइंग टू गेट ग्राउंडेड, इट इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. So UDL says कि teachers, you and me as teachers, we need to know that there is plasticity of the brain, and which means that brain is constantly going to grow. The more practice you provide, the better growth is going to be there in the neural connections. We also need to understand कि जब हम इंटरेस्टेड होते हैं, जब हम एक आध एक्टिविटी एकदम मन लगाकर करते हैं या हम अटेंशन देके करते हैं, हमें पता होता है कि हमारा गोल क्या है, उस तरह से हम एक्शंस भी ले सकते हैं. देन योर लर्निंग इज बेटर. सो नोइंग कि किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, दैट विल हेल्प यू प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन अ बेटर मैनर. Your brain gets very excited when you know what to do. मुझे पता है कि मुझे आज जाके फिल्म देखनी है, तो मुझे एक्साइटमेंट होती है. लेकिन मुझे अगर पता ही नहीं कि घर जाने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, द ब्रेन इज नॉट एक्साइटेड. यू नो कि एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार यू विल फोकस ऑन दीज 4 थिंग्स जो मैंने दिखाई. दीज आर योर गोल्स. सो अगर आपके ब्रेन को पता है कि गोल क्या है, तब आप स्ट्रैटेजिकली उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. So as educators, it is important for me to develop goal-driven learning strategies. I need to make the goals explicit to the student कि हमें ये करना है, हमें ये सीखना है, हमें ये करना है, ये एक्टिविटी करनी है. जब हम ये बच्चों के लिए कर सकते हैं तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, बच्चों का लर्निंग बेहतर हो जाता है. और ये सब करने के लिए हम मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट हो, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एक्सप्रेशन हो, ये हमें अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देनी है. हमें अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दिखाना है, सुनाना है, एक्टिविटीज करानी है, पिक्चर्स दिखाने हैं, लिखित स्वरूप में दिखाना है. तो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होना चाहिए. एंगेजमेंट के लिए गोल्स आप सेटअप करो, बच्चों को आप लिखने के लिए कुछ एक्टिविटीज दो. बच्चे ने कुछ किया है तो आप सेलिब्रेट करो को आपने अच्छा किया, आपको और भी अच्छा करना है. आपने जो अच्छा किया, आपके ख्याल से आपने वो क्यों अच्छा किया, आप वो क्यों समझ पाई, आपने वो एक्टिविटी क्यों पूर्ण की. तो रिफ्लेक्शन की अगर आप अपॉर्चुनिटीज देंगे, लर्निंग इज गोइंग टू बी बेटर. दिस इज ऑल ब्रेन बेस्ड. दिस इज न्यूरो कॉग्निटिव थ्योरी. सिमिलरली एक्शन किस तरह से करना है, क्या कम्युनिकेशन के लिए ऑप्शंस है. मैं ओरली रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ, मैं लिखित स्वरूप में रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ, मैं चित्र ड्रॉ कर सकती हूँ, या मैं कुछ प्रोजेक्ट कर सकती हूँ. all of this is multiple means of action expression. So when you are providing all these opportunities, your brain becomes lively. आपका ब्रेन जो है वहां पर बहुत ज्यादा न्यूरल एक्टिविटीज बढ़ जाती है. न्यूरल एक्टिविटीज बढ़ती है, इसका मतलब है कि कनेक्शंस बढ़ रही है. कनेक्शंस बढ़ रही है, इसका मतलब है लर्निंग हो रहा है. ये जो यूडीएन है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल स्कूलों में हुआ है. लेकिन मानो अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, हम टीचर एजुकेशन की बात करें, हम ये कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर हमें हायर एजुकेशन में
कॉग्निटिव न्यूरो कॉग्निटिव थ्योरी इस्तेमाल करनी है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस पर जो काम है वो हार्डी मैरियर ने किया है। उन्होंने ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर काम किया है और उन्होंने कहा है कि हम 6 अलग अलग तरह के टारगेट्स ब्रेन को दे सकते हैं। ये अलग अलग जो ब्रेन के टारगेट्स है वो देने से क्या होगा, वो देने से पूरा हमारा ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हम किस तरह से टारगेट्स दे सकते हैं, तो इस तरह से दे सकते हैं। एक, यू डेवलप एन इमोशनल क्लाइमेट फॉर लर्निंग। ब्रेन रिसर्च जो है, न्यूरो कॉग्निटिव रिसर्च जो है, ये कहता है कि आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स और आपकी मेमोरी, आपका लर्निंग, इसमें कनेक्शन है। आप अगर टेंशन में हो, आप अगर बहुत बुरा फील कर रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, यू आर फीलिंग नॉट ओके, आपकी मेमोरी, आपका लर्निंग ठीक से नहीं होगा। बहुत कम स्ट्रेस होना या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना ये लर्निंग के लिए हानिकारक है। तो व्हाट इज गुड? ऑप्टिमम स्ट्रेस होना। ये ऑप्टिमम स्ट्रेस हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? पॉजिटिव स्ट्रेस हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। यू कम्युनिकेट क्लियरली। बच्चों को बोलो कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या है, बच्चों को क्या करना है, किस लेवल तक करना है, किस हद तक उन्हें दिखाना है कि उन्हें कुछ समझ में आया। अगर आप बच्चों तक ये कनेक्ट कर पाए, दे विल बी रिलैक्स्ड, उन्हें टेंशन नहीं आएगी। टेंशन नहीं आएगी तो मेमोरी इज गोइंग टू बी बेटर, लर्निंग इज गोइंग टू बी बेटर। सिमिलरली इमोशनली आप बच्चों के साथ कनेक्ट करिए, उनको चिल्लाइए नहीं, उनको उनके साथ आप 1-to-1 कनेक्शन बनाइए, ताकि जब when there is a safe learning environment, children are going to feel better. हंसी मजाक होना चाहिए क्लासरूम में, ताकि क्लासरूम की का एनवायरनमेंट अच्छा हो। सिमिलरली वी आर अवेयर कि जब मैं एज अ स्टूडेंट मेरे सहपाठी के साथ काम करती हूँ तो कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आई एम फार मोर रिलैक्स्ड देन व्हेन माय टीचर इज टीचिंग मी। सो यू एस्टैब्लिश एन इमोशनल लर्निंग एनवायरनमेंट। सिमिलरली फिजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत ही नॉवेल होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन रिसर्च ये कहता है कि जब आपके पास नॉवेल्टी हो, कुछ अलग हो, कुछ एक्साइटिंग हो, तो आपके ब्रेन में ज्यादा एक्टिविटीज होती है। तो हाउ डू यू डू इट इन क्लास? क्योंकि ये हायर एजुकेशन की बात हो रही है, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट बदलिए, फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट रखिए। If students want, they can sit on a chair. If they want, they can sit on a table. If they want, they can sit in pairs. If they want, they can sit in groups. Sitting arrangement you change. जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो मटेरियल भी आप बदल सकते हैं। कभी आपने चार्ट्स दिखाई, कभी आपने वीडियोस दिखाई, कभी आपने रिटन मटेरियल दिखाया, कभी आपने को पावर पॉइंट दिखाया, कभी आपने एक हाथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर आपका इंफॉर्मेशन अपलोड कर दिया। जब आप ये सब करते हैं, आपके लाइटिंग ठीक तरह से है, नॉइज लेवल कम है, सो योर ब्रेन इज गोइंग टू बी रिसेप्टिव टू लर्निंग एंड इट्स गोइंग टू लर्न फास्ट। तो लर्निंग एनवायरनमेंट भी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा, जब हम कुछ सीखते हैं तो हम एक चैप्टर, एक यूनिट, एक कॉन्सेप्ट नहीं सीखते। हमारे ब्रेन में जो बनता है वो बिग पिक्चर बनता है। कि जैसे मैंने कहा कि जब मैं एक कुर्सी के बारे में बात करने लगती हूँ तो सिर्फ एक कुर्सी एक ऑब्जेक्ट की तरह ना देख के शायद कुर्सी ऑल्सो नीड्स पावर, ये भी एक आइडिया जनरेट होती है। तो अभी आई कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पावर स्ट्रगल, आई कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। सिमिलरली एट अ वेरी वेरी कॉन्क्रीट लेवल आई कैन थिंक अबाउट ये येलो कलर की चेयर है या ब्लू कलर की चेयर है, ये किस मटेरियल से बनी है। सो दैट आई क्रिएट अ बिग पिक्चर। सो इफ माय ब्रेन इज ऑल इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्शंस हम किस तरह से बच्चों तक ले जा सकेंगे? इट इज थ्रू माइंड मैप्स, इट इज थ्रू ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। तो ये हमें कहा जाता है, इफ यू आर यूजिंग अ न्यूरो कॉग्निटिव थियोरी,
To support your teaching learning, use graphic organizers. Create concept maps. बच्चों को भी concept maps दो ये दिखाने के लिए कि उन्हें क्या समझ में आया है. आपकी क्लासरूम एक्टिविटीज ऑथेंटिक होनी चाहिए. सिर्फ वर्कशीट भरो, नॉट गुड. एक्टिविटीज हैव टू बी रियल लाइफ एक्टिविटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज. जब आप इस तरह की एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट करेंगे, देयर इज गोइंग टू बी फार बेटर लर्निंग. You have to teach for mastery of concepts, skills and ideas. तो ये जब मास्टरी होती है ना, हम कब कहते हैं कि बच्चे ने टॉपिक मास्टर कर लिया? हम ये कहते हैं कि जब बच्चे ने उसकी मेमोरी वेरी स्ट्रांग है, या बच्चे को जो हमने सवाल पूछे बच्चे ने फटाफट उसके रिस्पॉन्सेज दे दिए. सो द मास्टरी इज मेजर्ड थ्रू अ मेमोरी. तो ये जो मेमोरी है, ये स्ट्रॉन्ग होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिसर्च ये कहता है कि सिर्फ एक बार पढ़ने से आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. व्हाट यू नीड इज इंटरमीडिएट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरमीडिएट यूज किस तरह से हो सकता है कि मानो अपने क्लास में एक क्विज कर दिया, आपने बच्चों को एक एक्टिविटी दे दी. एक्टिविटी आज भी दी है, मैंने 4 दिन के बाद भी दी है. क्योंकि व्हाई एम आई डूइंग इट अगेन एंड अगेन? क्योंकि all learning is big picture. So I can use lot of visual and performing arts to strengthen memory. Drawing करवाया, कुछ क्राफ्ट एक्टिविटी करवाई, कुछ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करवाई, हमने कुछ रोल प्ले करवाया, हमने बच्चों के साथ इट कुड बी कि आपने गाना गाया, आपने ड्रामा किया. क्योंकि रिसर्च ये दिखाता है कि ये जो एक्टिविटीज है, विजुअल एक्टिविटीज, परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, इससे स्ट्रेस कम हो जाता है. और हमने देखा है कि जब स्ट्रेस कम हो जाता है, कनेक्शंस आर बेटर. करेक्ट? सिमिलरली ये मल्टी सेंसरी इनपुट भी देता है. सो यू प्रोवाइड फॉर विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स टू रीइंफोर्स लर्निंग. नेक्स्ट, you have to teach not only at the level कि मुझे फैक्ट्स समझ पता चले कि मानो इंडिपेंडेंस कब मिला, हमारे तिरंगे को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल एनिमल. सिर्फ इसी लेवल पर आप ना पढ़ाइए. आपको पढ़ाना है एप्लीकेशन लेवल पर, एक्सटेंशन लेवल पर. क्यों? क्योंकि वी नो दैट आवर ब्रेन इज ऑल इंटरकनेक्टेड. If I say that mango is our national fruit, so there is lot more information that I'm able to activate. मुझे मैंगो के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज के बारे में पता है, मुझे पता है कि मैंगोज कहाँ पर उसकी खेती होती है, मुझे पता है उसके लिए किस तरह का क्लाइमेट होना जरूरी है, कि कौन से देशों में इंडियन मैंगोज आर एक्सपोर्टेड. I know all of that. So if I know all of that, I should be able to use critical thinking activities, inquiry training activities, authentic learning activities. So we need to teach at a deeper level. भले बच्चे को intellectual disability हो, बच्चे को autism हो, बच्चों को specific learning disability हो, या कुछ physical impairments हो, cerebral palsy हो, affecting cognitive functioning, teach at a deeper level possible. क्योंकि जितना deep level पर आप पढ़ाएंगे, उतने लेवल उतना ज्यादा लर्निंग होगा. सिमिलरली जब आप लर्निंग इवैल्यूएट करते हो, सिर्फ वर्कशीट्स ना दीजिए या आपने करेक्ट कर लिया. व्हाट विल यू डू? करेक्टिव फीडबैक देना. क्योंकि जब हम करेक्टिव फीडबैक देते हैं, न्यूरल कनेक्शंस आर फॉर्म्ड. जब हम फीडबैक देते हैं, हम स्कैफोल्ड्स दें कि किस तरह से जो गलत किया है उससे सही करने के लिए जो इंटरमीडिएट स्टेप्स जो है ना, वो इंटरमीडिएट स्टेप्स किस तरह से आगे लेके जाएंगे. दूसरा स्कैफोल्ड्स. इमीडिएट फीडबैक देना बहुत जरूरी है, क्योंकि योर ब्रेन इज रिसेप्टिव टू इमीडिएट फीडबैक. मैंने गलती की है, अभी के अभी आप मुझे बताइए कि हम किस तरह से ये रेक्टिफाई कर सकते हैं. लर्निंग इज गोइंग टू बी बेटर. और ये सब करने के लिए पहले ही एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं. You set the expectations. Evaluating learners, evaluating them for performance is going to be far easy. So this was the brain targeted teaching model, which is used in higher education.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूलों में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो एज ए कम टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा था, तो ब्रेन कंपैटिबल लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या होगी? हमें इस तरह से स्ट्रैटेजीज यूज करनी है क्लासरूम में कि जो रिपीटेडली न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करें। न्यूरॉन्स कब रिपीटेडली एक्टिवेट होंगी? जब हम मल्टीपल एक्टिविटीज देंगे, डिफरेंट मोडालिटीज के थ्रू एक्टिविटीज देंगे, सिमिलरली इंटरमिटेंटली आप एक्टिविटीज देंगे, तब ये रिपीटेड एक्टिवेशन होगा। रिपीटेड एक्टिवेशन होगा, लर्निंग बेहतर होगा। सिमिलरली स्पेस द एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन्स। कंटिन्यूसली अगर आप न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते रहेंगे, आपके न्यूरॉन्स, ब्रेन आपका थक जाएगा, कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाएगा, आपका ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बीच बीच में यू गिव अ ब्रेक, गिव अ ब्रेक फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो अगर मानो आप एक्टिविटीज ऑल्टरनेट कर रहे हो, आपने मानो विजुअल एक्टिविटी की है, आप काइनेस्थेटिक एक्टिविटी कर रहे हो, आप रोल प्ले कर रहे हो, जब आप ये अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कर रही है, ये रिपीटेड भी है, लेकिन वो आपके पाथवेज को ओवरलोड नहीं कर रही है। क्योंकि जब आप विजुअल स्टिमुलेशन कर रहे हो, एक पाथवे एक्टिवेट हुआ, लेकिन आपने रोल प्ले किया तो दूसरा पाथवे एक्टिवेट हुआ। सो यू प्रोवाइड स्पेस इन द एक्टिवेशन ऑफ न्यूरॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर एज टीचर्स हम ये 2 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स भी आगे लेके चले कि न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है रिपीटेडली एंड स्पेस भी देना है एक्टिवेशन में, आई वुड से we will take neurocognitive theory of learning to our classrooms. So these were just some of the references that I used, and thank you very much for listening to me. I'm open to any questions if there are any. So I will just stop the sharing of the screen. आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूरोकॉग्निटिव थ्योरी एंड देयर रिलेवेंस इन क्लासरूम टीचिंग में सभी सम्मानित प्रतिभागियों से आग्रह है, अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रश्न है तो मैम के समक्ष प्रस्तुत करें। अगर आपको कुछ प्रश्न हो, I will try to answer those questions. धन्यवाद मैम। Thank you so much. प्रश्न है, मेरे पास आभार की भावना को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है, जिससे मैं आज के प्रखर वक्ता आदरणीय डॉक्टर अपूर्वा पानसीकर मैम, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के संदर्भ में मेरी निवेदन को स्वीकार कर अपने बहुमूल्य समय देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी प्रतिभागियों, सम्मानित प्रतिभागियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के निदेशिका महोदया आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम का, जिनके मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम कराने में सफल हुए हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय डायरेक्टर सर श्री रमेश पांडे CRC लखनऊ, जो कि हमेशा इस तरह के कार्यक्रम कराने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं, और इसी वजह से आज का यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सम्मानित प्रोफेशनल, पार्टिसिपेंट और पेरेंट्स ऑफ CWSN प्रतिभागियों को, जिनकी उपस्थिति के बिना यह कार्यक्रम अधूरा रहता। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग,
CRC लखनऊ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री नागेश पांडे सर का, लेक्चरर DI CRC लखनऊ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आदरणीय सत्या शुक्ला मैम, लेक्चरर ID CRC लखनऊ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे IT कंसल्टेंट सुमित गिरी सर का, जिनके सहयोग से यह ऑनलाइन वेबिनार कराने में हमें मदद किए और उनके बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आदरणीय सुमित सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं एक नए टॉपिक, नए समय और नए तिथि के साथ CRC लखनऊ के ऑनलाइन पटल पर फिर मिलने के वादे के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूं। पुनः आप सबको एक बार फिर से सादर धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।